नेट पर सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, अश्लीलता है, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तक हम जो लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर टिकटॉक के ऊपर या फिर और भी ऐसे कई ऐप है जिनके ऊपर लोग वीडियो डाल रहे हैं, और वो सारे वीडियो इतने अश्लीलता भरे वीडियो हैं कि वो बच्चों की एजुकेशन छोड़िए, जिस बच्चे का इंटरेस्ट उन चीजों में लगेगा, मनोरंजन में लगेगा, वो कैसे पढ़ पाएगा। क्योंकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, टीचर रहा हूँ, इसलिए मैं शिक्षकों को ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर जरा सी भी मानवता बची हुई है और जरा सा भी आपके अंदर अगर एक शिक्षक का कहीं पर भी कोई इतना कतरा सा भी बचा हुआ है, तो आप स्कूलें खुलवाने में मदद करें या फिर तनख्वाह लेने से इनकार कर दें। तो मैं बंगाल के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि बंगाल के साथियों ने जिस तरीके की कैंपिंग चलाई हुई है अभी, और जिस तरीके से उन्होंने हर जिले में जाकर जिला मुख्यालय के ऊपर, तहसील मुख्यालय पर जाकर के ज्ञापन देने का काम शुरू किया है, और वहाँ पर एजुकेशन के लिए स्कूलों को खोलने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया है। साथियों, आज हमारे साथ है माननीय ताराराम मेहना साहब, जो कि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के प्रेसिडेंट है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। आज सवाल ये है सर कि वर्तमान भारत में शिक्षा की क्या दिशा और दशा क्या है। पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। तो मैं ताराराम मेहना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ। वर्तमान में जो आपने सवाल किया उसके मुताबिक कि वर्तमान भारत में शिक्षा की दिशा और दशा को हम लोग देखें तो बहुत ही बुरी दिशा है, और दशा तो कह रहे हैं बुरी है और दिशा है ही नहीं। एजुकेशन के लिए हम कहें, शिक्षा के लिए तो लगभग दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और ये करना भी जरूरी है उन लोगों के लिए जिनका ये प्लान है, जिनका ये एक तरह से योजना है। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भारत में भारतीय संविधान के लागू होने से पहले शिक्षा सार्वजनिक नहीं थी, और उससे पहले अंग्रेजों का टाइम होने की वजह से कुछ लोगों को शिक्षा लेने का अवसर मिला, और वो भी अंग्रेजी हुकूमत की वजह से या उसके कारण से मिला। उसके बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में शिक्षा का सार्वजनिकरण कर दिया, और प्रत्येक नागरिक के लिए, यानी भारत में जन्मने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी। अनिवार्य और निःशुल्क दोनों ही, उनको अनिवार्य भी और निःशुल्क भी। तो एक बात हम समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले इस देश के अंदर शिक्षा न तो अनिवार्य थी और न ही कोई निःशुल्क थी, बल्कि पाबंदी थी, उसके ऊपर रोक थी। एजुकेशन के ऊपर एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, वर्ग विशेष के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जैसे कि वर्ण व्यवस्था के मुताबिक कहें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भी, शूद्रों की तो बात ही मत करो, शूद्रों को तो शिक्षा का लेने का कोई अधिकार ही नहीं था। शिक्षा अपनी जुबान से पढ़ाई की बात करना या शिक्षा की बात करना भी जुल्म और अपराध माना जाता था। और जैसे किसी ने अगर ज्ञान की बात, शिक्षा की बात कर ली तो उसकी जुबान काट दी जाती थी, और अगर शिक्षा कहीं से प्राप्त करने का प्रयास कर लिया या कोई बात सुन ली तो उसको उसके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाता था। ये उनके भारतीय संविधान से पहले जो मनुस्मृति नाम का संविधान है, उस संविधान में ये सब कुछ था। तो आज हम ये मान सकते हैं कि जब इतना खतरनाक खेल पहले था और उसके बाद में शिक्षा का सार्वजनिकरण हो गया, तो शिक्षा के सार्वजनिकरण की वजह से प्रत्येक, जैसे आप जैसे हमारे जैसे सभी लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार मिल गया। और शिक्षा लेने का जो अधिकार मिला, शिक्षा वो चीज है जिससे विवेक बुद्धि का विकास होता है, और विवेक बुद्धि का विकास होने से व्यक्ति तर्कवान बनता है, तर्क करता है, तथ्य को ढूंढता है, सत्य को ढूंढता है, और हकीकत की बात करने लगता है। और अगर गलत है तो उसका विरोध करना शुरू कर देता है, और सही का समर्थन करना शुरू कर देता है। ये तमाम चीजें शिक्षा की वजह से होती है। तो संविधान की वजह से शिक्षा का सार्वजनिकरण हुआ, और जो लोग सदियों से, कहा जाए तो 2200 वर्ष से जो शिक्षा से वंचित लोग थे, उन लोगों को शिक्षा मिली, और उसकी वजह से उनको भी अवसर मिले कि वो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर और पदों पर पहुंचे, और जहां पर एक असमानता वाली बात थी उसको एक तरह से खत्म कर लिया गया। तो आज शिक्षा उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि शिक्षा अगर इन लोगों में जिस तरीके से बढ़ रही है,
उस तरीके से और बढ़ती गई तो ये लोग, जो कि उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करके की शिक्षा से रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और शिक्षा की तरफ बढ़ते गए और ज्यादा तेज, क्योंकि रिजर्वेशन में तो फिर भी वो समझते थे कि कम अंक से भी मैं निकल जाऊंगा या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो रिजर्वेशन खत्म होने की वजह से उन लोगों के लिए चुनौती बन गई, तो वे डायरेक्ट जो है फाइट करने में आ गए। ऐसी स्थिति में वर्तमान के अंदर हमारे दुश्मनों ने, जिन्होंने सदियों तक भारत में शिक्षा से लोगों को वंचित रखा, उन्होंने शिक्षा के दरवाजे फिर से बंद करने का प्लान बनाया। तो अभी तो कोविड चल रहा है, इसकी वजह से शिक्षा भी बंद है? नहीं, कोविड वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। न तो कोविड में पहले ही कह चुका हूं कि न कोविड कहीं पहले था और न कहीं अब है। कोविड एक मात्र बहाना है और इसके बहाने से लोगों को डरा करके, कुछ लोगों को जानबूझ करके मौत के हवाले करके एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए रहेंगे। तो लोग डरे हुए रहेंगे तो लोगों को एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति, युवा हो, बुजुर्ग हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, अपने परिवार के अंदर सबसे ज्यादा अगर चिंता करते हैं तो बालकों की करते हैं, बच्चों की करते हैं। अब तो मैं यहां तक भी निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि इन्होंने तमाम चीजें जो करनी है वो तो ठीक है, संविधान को बदलना है, पूरे देश की संपत्ति को बेचना है, इन सब चीजों से पहली प्रायोरिटी हम इन लोगों की जो है वो है शिक्षा के दरवाजे बंद करना। क्योंकि कोविड का जो भय फैलाया जा रहा है, उस भय के नाम पर सबसे पहले व्यक्ति चिंता करता है बच्चों की। जैसे कोई बाहर कोई आवाज होती है, बाहर कोई लड़ाई होती है, तो माँ बाप सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चों को, बच्चों अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, ऐसा करते हैं ना। वो इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों के प्रति उनका विशेष लगाव होता है। इस लगाव की वजह से वे बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं कि स्कूल में जाने से बच्चों को कोरोना हो जाएगा, कोविड का शिकार हो जाएंगे, वायरस उनको लग जाएगा। ऐसा करके उन्होंने बहाना बना करके बच्चों की शिक्षा के दरवाजे बंद किए। वरना आप देख सकते हैं कि कुछ समय लॉकडाउन में ठीक है, सारी चीजें बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से सुचारू कर देते हैं। मार्केट खुल जाते हैं, मॉल खुल जाते हैं, ऑफिस खुल जाते हैं, सारे कार्यालय, सारे सरकारी दफ्तर, सारा का सिस्टम जो है एक सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। बसें शुरू हो जाती है, ट्रेनें शुरू हो जाती है, सार्वजनिक स्थान शुरू हो जाते हैं, धार्मिक स्थान शुरू हो जाते हैं, मंदिर मस्जिद सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। वहां पर जो है जिस हर तरह का प्रोग्राम हो जाता है। शादी में कुछ समय तक लिमिट रख करके अब फिर वो शादियों का सिस्टम शुरू हो गया। अभी जिस प्रकार से देश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सामाजिक राजनीतिक परिवार उसके अंदर कहीं पर भी इन तमाम गतिविधियों के लिए कोरोना का कोई डर नहीं है, वहां वायरस इतना असरकारी नहीं है। लेकिन अगर स्कूल का दरवाजा खुल गया और उसमें बच्चे ने अगर प्रवेश कर लिया तो उस वायरस आकर के सीधा अटैक कर लेगा। बात यहां नहीं है कि वायरस बच्चे पर अटैक कर लेगा, ये नहीं है। दुश्मन को इस बात की खबर है कि अगर बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो उनके लिए सबसे बड़ा वायरस बन जाएगा और उनके लिए वायरस बनकर के उनका खात्मा कर देगा। इसलिए उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है शिक्षा के दरवाजे बंद करना। तो उनका क्या खत्म कर देंगे? उनका जो सिस्टम है, जो उनकी व्यवस्था है, जो उनका असमानता पर आधारित जो पूरा खेल है कि पूरी दुनिया को वो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही भारत के लोगों को भी ये लोग गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। इन लोगों से उन लोगों को पता है कि अगर शिक्षा हर घर में और हर जन जन तक चली गई तो उनका जो पाखंड है, उनका जो आडंबर है, उनका जो झूठ है, उनके जो झूठे ग्रंथ है, धार्मिक जो पाखंडवाद है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और अगर वो खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा सर, आपसे एक सवाल थी कि जैसे राइट टू एजुकेशन जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट्स को तभी बंद किया जाता है जब देश में इमरजेंसी हो, उसके बिना कोई फंडामेंटल राइट्स को बंद नहीं कर सकते। तो राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A में है वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अभी जो एजुकेशन जो बंद है, तो क्या देश में अभी इमरजेंसी चल रहा है? देखिए, आर्टिकल 29A में जो भी उन्होंने किया है राइट टू एजुकेशन, ये भी एक षड्यंत्र है। मैं तो इसके बारे में बताऊंगा आपको कि जब आर्टिकल 45 के अंदर शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य और निःशुल्क कर दी गई है, तो उसको फिर राइट टू एजुकेशन में लाने का कोई मीनिंग नहीं बनता, या कोई फंडामेंटल राइट में लाने की भी कोई, क्योंकि फंडामेंटल राइट की बात अगर करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग पहले से मतभेद था उसको खत्म करने के लिए, या फिर कोई बड़ी चीजें जो बहुत पहले से चली आ रही थी उनको खत्म करने के लिए था। लेकिन आर्टिकल 45 में लिखा गया कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य प्रत्येक के लिए, तो वहां तक लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने राइट टू एजुकेशन में लाया। चलो ठीक है, हालांकि वो इसके लिए नहीं लाया, वहां पर उन्होंने जो लिखा है वो अलग चीज है।
उन्होंने कहा 6 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा है, 6 साल के बच्चों 6 साल का होने के बाद में उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो ये सारी चीज तो बहुत लंबी विषय की, मैं आपको बताना चाहूंगा। इमरजेंसी का मामला 6 से आपका 12 या 14 साल का उम्र तक, 6 से 14 साल के लिए बच्चों को एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य आर्टिकल 45 में, जबकि आर्टिकल 21 में सिर्फ 6 ईयर तक है। अच्छा, उसमें स्पष्ट लिखा है, मेरे पास में संविधान अवेलेबल है, अगर कभी समय होगा तो बताएंगे, लेकिन आज मैं आपको ज्यादा बात नहीं कर सकता लंबी। मैं इतना कहूंगा कि उसके जो राइट टू एजुकेशन के लिए जो 21 में किया है, उसमें सिर्फ ये है कि जब तक बालक 6 वर्ष की उम्र पूरी करता है तब तक उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। 6 वर्ष पूरे करने के बाद में जैसे ही बच्चा पढ़ने लायक होगा उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये राइट टू एजुकेशन नहीं है, ये लोगों के शिक्षा के साथ में एक खिलवाड़ है, षड्यंत्र है। लेकिन आज तो उन्होंने पूरी तरह से ही शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए और इमरजेंसी साइड लगा दिया है। तो इमरजेंसी क्या है? ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन यहां हमें दिखाई दे रहा है कि बाकी सारे काम हो रहे हैं, उनके लिए कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए इमरजेंसी है। अभी जैसे कुछ समय पहले की बात करता हूं कि 15-20 दिन पहले एक गुफ्तगू चल रही कि अब स्कूलें खुलेगी। कुछ जगह पर स्कूल खुले भी हैं, कुछ जगह बच्चे खुश भी हुए, खुशियां मनाई, वो मिठाइयां बांट रहे, स्कूल जा रहे। और इतने में इन्होंने कल घोषणा कर दी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 400 पॉजिटिव केस पाए गए, 2 की मौत हो गई। ये सब करके उन्होंने जो तीसरी लहर की ये बात कर रहे थे, वो तीसरी लहर इन्होंने एक तरह से उसका ऐलान कर दिया, फरमान कर दिया है। तो ये ऐलान हो चुका है, तो अब लोगों में डर होगा, तो लोग सामने से जाकर कहेंगे स्कूल बंद करो, और वो कहलवाना चाहते हैं कि लोगों से कहलवाना चाहते हैं कि स्कूल बंद करो। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता स्कूल बंद रहने से प्रॉब्लम क्या है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सबको सरकार एक करके मोबाइल देने का वादा कर रहा है, तो ऑनलाइन क्लास हो जाएगा, घर में बैठ के पढ़ाई करेगा, टाइम की बचत होगी हर चीज की। अभी भारत की स्थिति वो नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो जाए और बच्चा घर पर में बैठा पढ़े। अभी उसके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फिर टिकटॉक खेल रहा है या फिर पबजी खेल रहा है, उसको नहीं पता। मोबाइल लेके बैठा हुआ है तो माँ बाप समझते हैं कि पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है या कुछ और कर रहा है उसको नहीं पता। दूसरी बात, अभी बच्चों में भी इतना टैलेंट नहीं है कि वो बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन लेने में सक्षम हो, अभी तक इतना उनके अंदर नहीं है। तीसरी बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से मोबाइल का इस्तेमाल करके, क्योंकि नेट पर सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, अश्लीलता है, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तक हम जो लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर टिकटॉक के ऊपर या फिर और भी ऐसे कई ऐप हैं जिनके ऊपर लोग वीडियो डाल रहे हैं, और वो सारे वीडियो इतने अश्लीलता भरे वीडियो हैं कि वो बच्चों की एजुकेशन छोड़िए, जिस बच्चे का इंटरेस्ट उन चीजों में लगेगा, मनोरंजन में लगेगा, वो कैसे पढ़ पाएगा। और मैं इस चीज को बिल्कुल ही नकारता हूं कि ये एजुकेशन का कोई तरीका नहीं है। एजुकेशन चाहे आसमान से कैसा भी या कितना भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो जाए, एजुकेशन सामने क्लास के अंदर ही हो संभव है। और अगर सरकार चाहे तो क्लासरूम की संख्या बढ़ा करके, या फिर जो 2 शिफ्ट है स्कूल के या 1 शिफ्ट है उसको 2 में करके, 2 शिफ्ट को 3 शिफ्ट में करके बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाए। और मेरा संदेश तो ये रहेगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि टीवी जो टीचर्स लोग हैं हमारे साथी, क्योंकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, टीचर रहा हूं, इसलिए मैं शिक्षकों को ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर जरा सी भी मानवता बची हुई है और जरा सा भी आपके अंदर अगर एक शिक्षक का कहीं पर भी कोई इतना कतरा सा भी बचा हुआ है, तो आप स्कूलें खुलवाने में मदद करें या फिर तनख्वाह लेने से इनकार कर दें, शिक्षा विभाग का बहिष्कार करें और अपने मानव होने का और अपने समाज का और अपने आसपास के लोगों का और देश का भविष्य बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। नहीं तो जिस तरीके से शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास के अंदर ये बात जरूर लिखी जाएगी कि जब शिक्षा के दरवाजे बंद हो रहे थे, यानी शिक्षा को खत्म किया जा रहा था, तो शिक्षाविद मौन थे और शिक्षाविदों का इसमें शिक्षा को खत्म करने के रोल में पूरा उनका भूमिका रही। तो आपको अभी बंगाल का सब साथी देख रहे हैं, तो बंगाल में भी इसको लेके बहुत सारा डेपुटेशन फाइल किया जा रहा है, तो आप उन लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी साथी पूरे देश के अंदर मुझे देख रहे हैं और सभी चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये जाने वाली बात है। तो मैं बंगाल के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि बंगाल के साथियों ने जिस तरीके की कैंपिंग चलाई हुई है अभी, और जिस तरीके से उन्होंने हर जिले में जाकर, जिला मुख्यालय के ऊपर, तहसील मुख्यालय ऊपर जाकर के
ज्ञापन देने का काम शुरू किया है और वहां पर एजुकेशन के लिए स्कूलों को खोलने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया है। उसके लिए मैं बंगाल के साथियों ने जो शुरुआत की है, अभी पहली बार बंगाल में शुरू हुई है, उसके बाद सेकंड में राजस्थान में कुछ लोगों ने शुरू की है, फिर धीरे धीरे ये पूरे देश में शुरू हो जाएगी। आपकी इस मुहिम के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पूरे बंगाल के अंदर चूंकि इतिहास में अगर स्कूलें खुलेगी और बच्चे पढ़ेंगे तो सबसे पहले बंगाल को याद किया जाएगा कि 2 साल बाद स्कूल खुलने के लिए बंगाल ने प्रयास किया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए।